सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। ईरानी सदर के तैयारे को जो अफसोसनाक हादसा पेश आया जिसमें वो अपनी जान से गए, उनके अलावा भी बहुत सारी डिग्निटरीज़ उस तैयारे में मौजूद थी, उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी। अब उस स्टोरी से मुतालिक मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। ईरानी मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने बहुत इनिशियल लेवल पर यह खबर दे दी थी जब सिर्फ हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी की और ईरानी सदर की गुमशुदगी की खबर चली थी, तो उसी वक्त चंद एक रिपोर्टर्स ने यह कन्फर्म कर दिया था कि ईरानी सदर अपनी जान से जा चुके हैं और उनके तैयारे को एक बहुत ही खौफनाक हादसा पेश आया है। अब इस खौफनाक हादसे को ये कहा जा रहा है कि यह हादसा किसी टेक्निकल बुनियाद पर पेश नहीं आया बल्कि इसराइल की जानिब से उनको हिट किया गया है। अगर तो ऐसा हुआ है, अगर तो आगे चलकर ये खबर सही साबित होती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस फिर हो सकते हैं और ये किस रुख पर फिर इस खित्ते के मामलात को, इस खित्ते के अमन को और फिर दुनिया की सियासत को ले जा सकती है। बहरहाल ये एक डैम के इफ्तिताह के बाद उनके इस तैयारे ने, ऐसे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। 3 हेलीकॉप्टर से दीगर 2 हेलीकॉप्टर से आधे घंटे के बाद ही इस हेलीकॉप्टर का राब्ता मुनक़ता हो गया था और फिर जो खबरें उसके बाद से जो सामने आई हैं वो सब कुछ आपके सामने मौजूद है। तो ज़रा मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं और फिर इस मामले पर हम गुफ्तगू करते हैं कि अब मुल्क की जो इस वक्त दुनिया की जो सियासत है, जो दुनिया का अमन है, उसको किस जानिब लेकर जा सकता है। अगर जो ईरानी रिपोर्टर्स के दावे हैं उनमें अगर किसी हद तक सच्चाई है तो फिर ईरान का क्या रिएक्शन होगा और फिर ज़ाहिर है कि बहुत सारे मामलों पर पाकिस्तान भी ईरान के साथ मामलों को आगे बढ़ाने जा रहा था। कुछ अर्से पहले ही, अभी कुछ दिनों की बात है, इब्राहिम रईसी पाकिस्तान आए थे और बहुत सारे मामलों पर उनसे डिस्कशन भी हुई थी। खासतौर पर जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मुआहदा है वो पाकिस्तान के लिए इन हालात में बड़ा ज़रूरी है। तो अब आगे किस जानिब मामला जाएंगे, गुफ्तगू ज़रा मेहमानों से शुरू करते हैं। कादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। राना मुबश्शिर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के मास्टर भी हैं, उसकी डिग्री भी उनके पास मौजूद है और बड़ी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। तो राना साहब ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आपसे इसमें शुरू करते हैं कि ये हादसा हुआ है, ज़ाहिर अभी तक तो हादसे डिक्लेयर किया गया है, तो इसमें आपको भी कुछ शकूक व शुबहात नज़र आ रहे हैं? कोई इंटरफेरेंस इसराइल की, कोई इंटेंशन, चूँकि पिछले जो 2-3 माह में हो चुका है जिस तरह से ईरान को पर अटैक किया गया, ईरान ने उसका एक रिएक्शन दिया, तो वो एक तलखी और एक कशीदगी तो मौजूद थी बहरहाल दोनों ममालिक के दरमियान। देखिए, पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो हेलीकॉप्टर था ये हेलीकॉप्टर कोई 30 साल पुराना था। दिस हेलीकॉप्टर was like 30 years old and इसको कहते हैं बेल 212 हेलीकॉप्टर और 30 साल पुराना अगर ये हेलीकॉप्टर था और इसको अगर ईरानियन एयरफोर्स ने कैमफ्लाज करके इसको एक्टिविटीज में गाहे बगाहे यूज जरूर करती थी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये जनाब कोई सेफ हेलीकॉप्टर था, क्योंकि 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर था जिसका मैन्युफैक्चरिंग हुई थी 1994 में और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था 6-9207 और इसका सीरियल नंबर है 35071। नाउ वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर जिसके अंदर आप एक इतने बड़े डिग्निटरीज को बिठा रहे हैं और वो क्या सेफ है फ्लाइट्स के लिए कि नहीं है, और जो वेदर कंडीशंस हैं उनको भी जरा माइंड में जरूर रख लें क्योंकि वेदर कंडीशंस भी कोई इतनी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं थी एक हेलीकॉप्टर की फ्लाइंग के लिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है उसकी फ्लाइंग जो होती है जरा उसके वेदर कंडीशंस जरा डिफरेंट तरीके से उसको मॉनिटर किया जाता है और उसको फिर जनाब उसको फ्लाई किया जाता है। इट्स नॉट लाइक एन एयरक्राफ्ट। इसको कोई फाइटर एयरक्राफ्ट की तरह हम मैनेज नहीं कर सकते। इसको हेलीकॉप्टर को कोई फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे मैनेज होते हैं या उनको उड़ाया जाता है, सादे लफ्जों में बयान कर देता हूँ, उस तरीके से इनको नहीं चलाया जाता। और अगर 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर होगा और जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 1994 में हुई होगी तो उसके बाद सैंक्शंस कितनी लगी, सैंक्शंस देखे ना, ईरान के ऊपर कितनी सैंक्शंस लग चुकी है। अब बेल 212 हेलीकॉप्टर जिसके ऊपर सैंक्शंस भी इतनी लग चुकी हैं तो उसके बाद उसके स्पेयर्स की क्या हालत होगी। आई पर्सनली थिंक, देखे मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि as far as this helicopter was concerned, this was like asking for trouble. अच्छा। और मैं ये कह सकता हूँ कि this was like asking for trouble because this helicopter was not that safe.
तो राना साहब, ये जिस तरह की वेदर कंडीशंस थी और आपने भी उसका तस्करा किया, तो ये इतने अहम डिग्निटरीज को ले जाने के लिए क्या इस बात का नहीं ख्याल रखा जाता कि जिस भी तैयारे का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो हेलीकॉप्टर हो या कोई एयरक्राफ्ट हो, तो वो उसको फिर उन वेदर कंडीशंस में बेहतरी के साथ चलाया जा सके, उसमें वो तमाम तकाजे और लवाजमात पूरे होते हों कि वो उन वेदर कंडीशंस को उस पर कोई असर अंदाज ना हो वेदर कंडीशन? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसको मैंने पॉइंट आउट अभी किया कि ये इन वेदर कंडीशंस के लिए जो ये वेदर कंडीशन उस वक्त यहाँ पे मॉनिटर की गई, क्योंकि ये सैटेलाइट मैपिंग जो हुई थी, यूरोपियन यूनियन ने जो सैटेलाइट मैपिंग की है और जो हेल्प आउट किया ईरान को, उस सैटेलाइट मैपिंग से उन्होंने उसका जो रैकेट था, उसका जो मलबा था हेलीकॉप्टर का, उसको उन्होंने ट्रेस करके दिया है। अब ये जो आपका सवाल है, इसी को मैंने अभी पहले जिक्र किया, बहुत अच्छा सवाल है, इसी को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इन वेदर कंडीशंस में इफ यू आर फ्लाइंग अ हेलीकॉप्टर विद सो मेनी डिग्निटरीज ऑन इट, दिस इज आस्किंग फॉर ट्रबल, दिस इज आस्किंग फॉर ट्रबल। आप इसको इनवाइट कर रहे हैं, ट्रबल को इनवाइट कर रहे हैं। सो बाकी तो चले, जो कुछ हुआ नहीं हुआ उसकी जो रिपोर्ट्स आएंगी बाद में आएंगी, लेकिन क्या हुआ, उसके महरकात क्या थे, उसकी क्या वजूहात क्या थी, कैसे वो किया। अब फॉर्मेशन में जा रहे हैं 3 हेलीकॉप्टर्स, देखें 3 हेलीकॉप्टर्स अगर फॉर्मेशन में जा रहे हैं और उस फॉर्मेशन में एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो जाता है, जो भी नाम दे दें आप उसको फिलहाल, तो क्रैश हो जाता है, गिर जाता है, तो बाकी जो 2 हेलीकॉप्टर्स थे, क्या उनको नहीं पता था कि किस एरिया में, क्योंकि उनकी आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वो, तो उसकी और उसमें प्रेसिडेंट जा रहा है और वो कम्युनिकेशन बड़ी रेगुलरली हो रही होती है, और क्या उनकी रेगुलर कम्युनिकेशन में ये नहीं पता चला कि हेलीकॉप्टर कितने गया? जब गिरा हेलीकॉप्टर तो उनको ढूंढने में, उस रैकेट को ढूंढने के लिए, उस मलबे को ढूंढने के लिए इतने घंटे क्यों लग गए भाई? क्यों यूरोपियन यूनियन से सैटेलाइट मैपिंग की आपने रिक्वेस्ट करनी, ईरानियंस ने रिक्वेस्ट यूरोपियन यूनियन ने जो रिक्वेस्ट की कि जनाब हम आपको हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं, उसको आपने एक्सेप्ट किया, तो वो जो 2 हेलीकॉप्टर थे वो उस वक्त लैंड भी तो हो सकते थे उसी जगह पे। इट वुड हैव टेकन लाइक 2 to 3 मिनट्स को कोई ऐसी जगह ढूंढ के वहां पे दोनों हेलीकॉप्टर साथ लैंड हो सकते थे। ठीक है, वो क्यों नहीं हुए? हाँ, अब राना साहब, इसमें जो एक इसराइल की इंटरवेंशन वाला या जो दावे जो सामने आ रहे हैं ईरानी कुछ रिपोर्टर्स की जानिब से, जरा मैं उस पर भी आपसे सवाल करता हूँ। पहले कादिर बंदूखेल साहब से जरा मैं इस पर बात कर लूँ। शौकत यूसुफजई साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। बंदूखेल साहब, ये अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा, बहुत अर्ली होगा, जिस तरह से कुछ दावे अभी ज़ाहिर ऑथेंटिक रिपोर्ट्स का भी इंतजार करना चाहिए। जिस तरह से कुछ ईरान के रिपोर्टर इस वक्त सोशल मीडिया पर स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये इसराइल ने इसको हिट किया है। अब ज़ाहिर है कि ये बहुत ही संजीदा और बहुत ही संगीन इल्ज़ाम ये हो सकता है। अब अगर तो ये दुरुस्त साबित हो जाता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और अगर इसमें नहीं है, ये इस इल्ज़ाम में कोई सदाकत नहीं है, तो फिर ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन का वाक़या हो गया। राना मुबशर साहब ने बड़े तफसील से बात की है, और जो उन्होंने 3 हेलीकॉप्टर का जिक्र किया है, अब जारी बात है 3 तो ऐसा तो नहीं होता है कि घर से रवाना हो गए कि चलो भाई कराची से इस्लामाबाद जाओ, खुद ही पहुंचो। यकीनन रास्ते में एक दूसरे के साथ रास्ते में उनकी कार गाड़ियां रोड पे चलती है ना, तो भी एक दूसरे के साथ चाय खाने पे आगे पीछे हो जाते हैं। ऐसा कैसा हो सकता है कि 3 हेलीकॉप्टर साथ हो, एक क्रैश कर जाए, बाकी 2 को पता ही नहीं चला, 14-15 घंटे लगे उनको पता चलाने में। और फिर जब ईरान ने इस बात को खुफिया रखा, क्योंकि आज सुबह तक तो कोई खबर नहीं थी कि हेलीकॉप्टर गुम हो गया, ये नहीं पता कि किधर गुम हो गया, यानी जो 2 हेलीकॉप्टर जा रहे थे वो जाके किसी और सूबे से परवान कर रहे थे या उनके साथ टच चल रहे थे। यकीनन सिक्योरिटी की वजह से टच चल रहे होंगे। जब टच चलने वाले हेलीकॉप्टर रहे, जो राना साहब फरमा रहे हैं, वो तो अगर कोई हादसा हो जाता तो वो तो 2-3 मिनट में उनके साथ नीचे उतर सकते थे और आग लगने से या दूसरी चीज को रेस्क्यू कर सकते थे, और उसकी वजह भी यही थी। और ये जो 30 साल पुराना बता रहा है कि अमेरिकन, राना साहब बेहतर बताएंगे, अमेरिकन हेलीकॉप्टर जो मीडिया बता रहा है उसमें, तो ये मैं ये समझ रहा हूँ कि, और दूसरी बात राना साहब ये कह रहे हैं कि 30 साल पुरानी हेलीकॉप्टर को क्यों इस्तेमाल किया गया। अरे भाई, अगर पूरे दुनिया से पाबंदी है उसके ऊपर तो वो क्या करेंगे, बेचारे ट्रक में तो नहीं जा सकते है ना, वही जो चीज अवेलेबल है उसी में जाएंगे। अब जो अवेलेबल चीज है, उस अवेलेबल चीज को ढूंढने में 14 घंटे क्यों लगे, कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जी, 14 घंटे क्यों लगे? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि यकीनन कुछ न कुछ तो है जो पर्दादारी है, और जो ईरान के साथ जो इसराइल के चल रहे, और हाल ही में जो इसराइल ने अपना ईरान ने अटैक भी किया है, तो मैं ये समझ रहा हूँ
कि ये कोई आसा मुझे नहीं लग रहा है, ये जरूर मुझे इसराइल का कोई ना कोई साजिश लग रहा है। अच्छा। और ईरान अभी खामोश है, मेरे ख्याल में वो पूरे शवाहिद इकट्ठे करने के बाद ही बताएगा। और फिर दूसरी बात, ये हेलीकॉप्टर अगर सिंगल भी जा रहा होगा, राना साहब तो 3 बता रहे हैं, अगर वो सिंगल भी जा रहा था तो उसकी बाकायदा जो ना वो जो कंट्रोल रूम है उनके साथ राब्ते में होता है। अब कंट्रोल रूम से राब्ता कब मुनक़ता हो गया तो जारी बात है वो एरिया भी उनको पता चल गया कि यहाँ तक तो ठीक था, उसके बाद नहीं था। तो ये 14-15 घंटे क्यों लगे? तो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि हादसा है, ये जरूर कोई ना कोई ने इसकी जो इसराइल का कोई है, कोई हाथ है उसमें, मुझे लग रहा है। और ईरान अभी खामोश है, शायद वो शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। ठीक है, चलें इससे पहले मैं शौकत साहब के पास जाऊँ। राना साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, और साथ ही एक सवाल भी ले लीजिएगा कि ये इतना हाई प्रोफाइल डेलीगेशन अगर किसी एक हेलीकॉप्टर में जा रहा है तो उसमें कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस, कोई पैराशूट्स वगैरह या कोई ऐसी इमरजेंसी एग्जिट का कोई इंतजाम नहीं होता? चूंकि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के आप मास्टर हैं तो इसलिए ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इसका हेलीकॉप्टर में कोई ब्लैक बॉक्स वगैरह तो मेरे ख्याल से शायद मौजूद नहीं होता ना राना साहब? देखिए, एक चीज जरा जहन में रखिएगा, जो आपने पैराशूट की बात की, हेलीकॉप्टर में पैराशूट्स नहीं होते, ठीक है? हेलीकॉप्टर के अंदर मतलब कि वो आपने अगर कोई मिशन पे जाना है या कोई ऐसी कोई इमरजेंसी है तो उसमें आप पैराशूट डाल के यू कैन जंप आउट ऑफ इट, बट वो भी बड़ा रेयर होता है, बहुत कम होता है, वंस इन अ ब्लू मून होता है, वो भी कोई इमरजेंसी केस बन जाए तब होता है। सेफ नहीं था ना, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग this helicopter which was not safe for the dignitaries to fly। और इसके अंदर ये कहना कि बाकी कोई ऑप्शन नहीं थी उनके पास किसी और हेलीकॉप्टर, वो गलत होगा। सही, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। हेलीकॉप्टर्स की ऑप्शन ईरानियन एयरफोर्स के पास मौजूद है, ठीक है? अच्छा। और ये कहा जाए कि सिर्फ यही ऑप्शन थी उनके पास, वो गलत होगा। ठीक है। इसके स्पेयर्स जो थे इस हेलीकॉप्टर के, बेल 212 इसको कहते हैं हेलीकॉप्टर को, इसके स्पेयर्स सैंक्शन की वजह से नहीं आते होते, क्योंकि वो खुद ही रिपेयर करते रहते थे या कहीं किसी जगह से ब्लैक मार्केट से उठा लेने स्पेयर्स और उसको मैनेज करके उड़ाते रहते थे ये लोग ईरानियंस। तो सैंक्शन इतनी लगी हुई है, तो वो इसलिए ये हेलीकॉप्टर का और जहाज के क्रैश का डिफरेंट होता है तरीका। तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि वो फ्लोट करता है, चलें राना साहब, अब देखते हैं कि इंतजार करते हैं ज़रा कि ईरानी मीडिया और फिर ईरानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल क्या वर्जन इस पर सामने आता है और फिर ये मामला किस तरफ जाता है। अब जो हमारी मुल्की सियासत है ज़रा उसकी तरफ हम थोड़ा सा आ जाते हैं, चूँकि इस वक्त अपोजिशन को इंगेज करने की हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन शराइत इतनी सख्त रख दी अपोजिशन ने कि मामला कुछ मुश्किलात का ही शिकार नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अब मियाँ नवाज शरीफ एक गुफ्तगू कर रहे थे अपने पार्टी के वर्कर्स इजलास से, 2013 की भी एक याद दिलाई कि जब उन्होंने हुकूमत बनाई थी और वो गए थे उस वक्त PTI के चेयरमैन के पास। तो ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिए कि मियाँ साहब ने उस वाक़े से मुतालिक क्या कहा है, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तो मंदूगल साहब, ये 2013 की मियाँ साहब बता रहे थे कि जब उन्होंने हुकूमत बनाई फ़ौरन बनी गाला गए और मुलाकात की इमरान खान साहब से। तो अभी जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो अभी चूँकि बैरिस्टर गौर के हाथ में कमान थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अपोजिशन को वो लीड कर रहे थे, तो आपको लगता है कि फिर अगर अपोजिशन को इंगेज करना था तो शहबाज साहब को जाना चाहिए था एज प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन से मिलने? जी बिल्कुल जाना चाहिए। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब जो ना वही खेल खेल रहे जो इमरान खान साहब खेल रहे हैं। यानी खेल वो ये खेल रहे हैं, खुद उनका प्राइवेट सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब के आसिफ करमानी साहब ने मीडिया पे ये कहा है कि हमारे पास कोई बयानिया नहीं है, बयानिया अगर है तो कैदी नंबर 804 के पास है, और कैदी नंबर 804 के पास बयानिया क्या है, फौज को गालियाँ देना, अदालतों को गालियाँ देना। तो मुझे लग रहा है कि नवाज शरीफ ने वही बयानिया अपना लिया है, और उनको पता है कि पिछले 16 महीने की इनकी बाई की हुकूमत और अभी मौजूदा उनकी बाई की हुकूमत, तो ये बड़ा आसान सा है। उनकी गिले शिकवे बिल्कुल अपनी जगह पे दुरुस्त है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज को मॉनिटरिंग जज बना दिए, जिसने अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था और वो इस्तीफा दे के चला गया। कुछ तो दाल में काला है। मगर नवाज शरीफ साहब ये जिक्र क्यों नहीं कर रहे साथ ही कि जो इसके साथ ज्यादती हुई है उसी स्पीड में उनको इंसाफ भी मिला है। नादरा की टीम उसे एयरपोर्ट जाके अंगूठियां लगवा रहा है, 20 दिन अपील का टाइम है, वो 4 साल बाद आ रहा है, और आते ही सारे केसेस जो मीडिया दिखा रहा है 7 मिनट के अंदर जो केसेस खत्म हो गए। उनके तो ये 4 साल लग गए, आप कह रहे हैं बड़ी स्पीड में उनको इंसाफ मिला है। 4 साल का के लिए तो बहुत लंबा था। अपील का टाइम देखिए, मैं आपको एक वकील की हैसियत से बता रहा हूँ, अपील का टाइम होता है 20 दिन। 20 दिन के बजाय हमें 21 दिन हो जाता है। हमें सारी किताबें सर पे उठाना पड़ता है कि माय लॉर्ड ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस आगे के तय नो टाइम बार्ड। तो इनका टाइम बार्ड क्यों नहीं होता है? पिछले मरतबा 6 साल बाद आ गए, इस मरतबा 4 साल बाद है। कोई टाइम बार्ड भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है?
जिसको हम लिमिटेशन एक्ट पाकिस्तान में मौजूद है। तो नवाज शरीफ साहब की गिले जो है ना, वो उसकी पोजीशन इस वजह से नहीं है कि उनको उसी हिसाब से मरात मिल गया, और उसी वजह से जब मानसेरा का रिजल्ट उसके सामने आ गया और लाहौर के रिजल्ट भी उसको दिखा दिए, तो मेरे ख्याल में वो खुद साइड पे हो गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये लग रहा है कि इनको गालियां देने से इमरान खान साहब जो पॉपुलर हो गए, इस तरह मैं भी हो जाऊंगा, और फिर वो जो हवाले भी दे रहे हैं पेट्रोल के और डॉलर के वगैरह वगैरह, वो अपने दौर के दे रहे हैं। तो ये जो मौजूदा दौर है या पिछला दौर है, क्या उनकी बाइक की इनकी पार्टी का दौर नहीं है? तो वो कौन सी पार्टी का हुकूमत है अभी जो वो गिले शिकवे कर रहा है या महंगाई और दूसरी चीज कर रहा है? तो मुझे ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब 28 तारीख के बाद जो है ना, बल्कि 28 मई को जब ये मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालेगा, तो जो कुछ बोला हुआ है इससे 10 गुना ज्यादा और बोलेगा अपनी बयानिया में, और उसी तरह पटरी पे चलेगा और कौम को बोले मेरे पीछे चलो। ठीक है, तो अब शौकत यूसुफजई साहब, मियाँ साहब ने 2013 में भी आपको ऑफ़र की थी आपकी जमात को कि आएँ सियासी धारे में शामिल हों और हुकूमत के साथ कंस्ट्रक्टिव तनकीद हुकूमत पर ज़रूर करें, उनकी खामियों को ज़रूर उजागर करें, लेकिन जो ये धरना की सियासत या एहतजाज की सियासत, ज़ाहिर है कि वो इससे रोकने का ही पैगाम उस वक्त भी लेकर गए होंगे। तो अभी भी हुकूमत तो बार बार आपको इंगेज करना चाह रही है कि डायलॉग की मेज़ पर आकर बैठें। आपने जो शराइत रख दी हैं वो तो इतनी सख्त हैं, तीनों शराइत के शायद हुकूमत के लिए मानना, उस पर अमल दरामद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कैसे आपके गिरफ्तार लोगों को छोड़ा जा सकता है, या जो जिस मैंडेट को आप चोरी शुदा कह रहे हैं वो ये मैंडेट हुकूमत कैसे छोड़ सकती है? कमीशन बनाने पर अलबत्ता शायद हो सकता है कि बात हो सकती हो, अभी राना साहब से भी उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन में जानूंगा। पहले ज़रा आप बता दीजिएगा कि इसमें कोई गुंजाइश है लचक की आपकी जो ये डिमांड्स हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो यह है कि हुकूमत कितनी मुखलिस, क्या एजेंडा है और कौन मुज़ाकरात की दावत दे रहा है, तो ये सच से देखनी पड़ेगी। ये तो अभी तक तो सिर्फ टीवी के हद तक और टॉक शो की हद तक है। और जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है कि नवाज शरीफ साहब ने जो गिले शिकवे किए हैं उसकी बात है, तो मेरे ख्याल से वो जो बयानियां बना रहे हैं उसकी इसलिए अहमियत नहीं हो सकती कि गवर्नमेंट उनकी है और वो भी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे बनी है। तो अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से इतना ही नाला है तो सब बेहतर फैसला तो ये है कि शहबाज शरीफ से कहे कि जी हुकूमत छोड़ के बाहर आ जाओ। शौकत साहब, ये मैंडेट इतना स्प्लिट है, अगर बिलफर्ज शहबाज साहब अपनी हुकूमत खत्म करें भी तो आपके पास इतने नंबर्स नहीं है कि आप अकेले इन जमातों को मिलाए बगैर आप अपनी हुकूमत बना सकें, क्योंकि ऑफर तो आपको पीपल्स पार्टी ने भी की थी इलेक्शन के बाद। देखिए जमहूरियत मजबूत करने के लिए आप बेशक 10 इलेक्शन करा लें, लेकिन खुदा के लिए फेयर इलेक्शन करा लें। अगर फेयर इलेक्शन नहीं होंगे ना तो इसी तरह हैंग पार्लियामेंट आएगी और उसका नतीजा आपके सामने होगा, आवाम को डिलीवर कर नहीं सकेगी। और 1.5 साल तो शहबाज शरीफ को लोगों ने पहले भुगता है, तो 1.5 सालों में क्या हुआ है? मईशत तबाह हो गई, कारोबार खत्म हो गया, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई, और वही अभी तक 3-4 साल गुजर गए, वही जी ये नवाज इमरान खान ने सब तबाही मचाई। इमरान खान ने जो कोई 3 साल टोटल तो उसका दौर रहा है, बाकी तो सारे आपने किया है। तो कौन सी आपने दूध और शहद की नहर बहाई थी जो हमने रोकी हुई है? तो जो जिस अंदाज में आपने छोड़ा था पाकिस्तान इमरान खान ने, उसका तो आपने और भी बड़ा गर्क कर दिया, सारे इदारे तबाह करके रख दिया आप। तो ये चीज शायद नवाज शरीफ को समझ आ गई है कि अगर इस हुकूमत को सपोर्ट किया तो मुस्लिम लीग नून खत्म हो जाएगी। और शायद पीपल्स पार्टी ने भी इसीलिए उनका साथ दिया है। हुकूमत तो नहीं आ रही, लेकिन इस गवर्नमेंट को सहारा इसलिए दिया हुआ है कि जितना एक्सपोज हो सके मजीद एक्सपोज हो जाए। तो मुझे तो यही लग रहा है, और ये चीज शायद समझ गया है नवाज शरीफ साहब के किस तरह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। लेकिन देखें, इतनी बड़ी उनके लिए गेम हुई है, कोई मामूली गेम नहीं हुई है कि नवाज शरीफ को वहां से लाके उसके सारे केसेस एकदम खत्म कर दिए। तो आप ये बात करते हैं कि जी पीटीआई के लोगों के केसेस कैसे खत्म होंगे? देखो, हम तो ऑलरेडी अदालतों में हैं और हम ये कह रहे हैं कि जी हमारे जो लोग गिरफ्तार हैं उन पे केसेस चले, जुडिशियल कमीशन बनाए जाए, और अगर वो मुलविस हैं तो उनको सजाएं दी जाए। तो 1 साल तो ऑलरेडी वो भुगत चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या होगा? सबसे बड़ा जुर्म एक छोटा सा जरा यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस ये नुक्ते से जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कादिर मंदुखेल साहब, शौकत यूसुफजई साहब, राना मुबशर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये अभी जो ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे शौकत यूसुफजई साहब, अब
मियां नवाज शरीफ केसेस किस तरह से ख़त्म हुए उन्होंने उसका जिक्र किया, फिर मियां नवाज शरीफ का जो अभी का बयानिया है और फिर हुकूमत की जो इंटेंशन है अपोजिशन को इंगेज करने की, तो इस पूरी सिचुएशन पर अभी आपका ये तज्जिया तबसरा है कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? मियां साहब का ये बयानिया मुस्लिम लीग नून की जो एक पॉलिसी है इस वक्त, हुकूमती पॉलिसी जो है, ये उसके खिलाफ ही होगा, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक बार फिर ज़रा थोड़ी सख्ती आएगी उनके लहजे में? देखिए, रियलिटी पे बात करते हैं और रियलिटी तो ये है कि हाँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल गए थे, बनी गाला गए थे, इमरान खान साहब से मिलने गए थे और एक अच्छा जेस्चर शो करने गए थे। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, कोई दो राय नहीं है इसमें। ये तो हो गया, चले उसके बाद जो हुआ सबको पता है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, कैसे धरना हुआ क्या हुआ उसको छोड़ दें, आगे चल। नाउ कमिंग टू दिस सिचुएशन, जो अभी सिनेरियो बना हुआ पॉलिटिकल सिनेरियो, उसकी बात कर लेते हैं। अभी देखिए गिला शिकवा किस चीज से है मुझे नहीं समझ आ रही। मियां नवाज शरीफ साहब जो है अगर गिला शिकवा कर रहे हैं तो वो किस से गिला कर रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब से गिला कर रहे हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, उनके अपने भाई हैं, ठीक है। पंजाब की गवर्नमेंट से करेंगे शिकवा, गिला शिकवा करेंगे, वो तो उनकी साहबजादी बैठी हुई है। किससे गिला शिकवा करेंगे? क्या फौज से गिला शिकवा कर रहे हैं वो? मतलब मुझे तो यही समझ आती है ना, या तो फिर फौज से गिला शिकवा कर रहे हैं आप मियां नवाज शरीफ साहब। अगर फौज से गिला शिकवा कर रहे हैं तो फिर उसको पब्लिकली करने की क्या जरूरत है गिले शिकवा करने की? अगर कोई है ऐसी बात जो ज़हन में है मियां साहब के, तो अगर कोई उनको नागवार गुजरी है बात, उनको जो मेजॉरिटी नहीं मिली है, जिसको वो सोच रहे थे, जिसपे फोकस किया हुआ था कि जनाब उनको मेजॉरिटी मिलेगी एंड ही विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अगर वो नहीं हुआ तो उसमें तो इमरान खान की तो कोई गलती नहीं है ना। इमरान खान के तो लोग तो थे, इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ था। सही। अच्छा ना साहब, कथा कलामी की माजरत, लेकिन ये मेजॉरिटी ना मिलने के बावजूद भी वजीर आजम तो वो बन सकते थे ना, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बन गए, तो फिर उन्होंने क्यों कबूल नहीं किया? जी मैं वो बताता हूँ, वो अर्ज करता हूँ। देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना, ही इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल जहन में जरूर रखिएगा, इसको बिल्कुल मियां नवाज साहब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी ने भी। जो मियां नवाज शरीफ साहब को अंडर एस्टिमेट करेगा वो मेरे ख्याल में ही इज लिविंग इन द फूड्स पैराडाइज, ठीक है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को पता है व्हेन टू स्ट्राइक एंड वेयर टू स्ट्राइक एंड ही वेट्स फॉर द राइट मोमेंट। देखे ना, अभी बात की 4 साल बाद आए, उनके लिए जनाब कवानीन जो है तो रिलैक्स हो गए। पिछली दफा 6 साल बाद आए थे मुशर्रफ दौर में, फिर रिलैक्स हो गए थे। सो ही नोज हाउ टू वर्क आउट थिंग्स, यू नो, और किसके साथ वर्कआउट करनी है, चीजें कैसी करनी है उनको पता है, ठीक है। He waits for the right moment, मियां नवाज शरीफ साहब, and he strikes when the iron is hot. तो वो तो अपनी जगह हो गया, लेकिन अभी वो गिला शिकवा बनता नहीं है, ठीक है ना। अभी गिला शिकवा नहीं बनता और पब्लिकली तो स्पेशली नहीं बनता, ठीक है। नहीं मिली मेजॉरिटी, नहीं हुकूमत बना सके, ठीक है। और हुकूमत बन भी गई, वो इसलिए बन गई कि वो इमरान खान जो बैठा हुआ है जेल में, वो कहता था कि जनाब मैं अगर हुकूमत बनाऊंगा तो मैं अलायंस साथ नहीं मिलाऊंगा। इनका मियां नवाज शरीफ साहब का ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इतनी दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्हें पता है कि अपने साथ इत्तेहादी मिला के हुकूमत करना कैसे, तो वो शहबाज शरीफ साहब कर सकते हैं, ही कैन डू द जॉब। कादिर मंदुखिल साहब, ये सपोर्ट ये कब तक रहेगी? काबीना में अभी तक आप लोग शामिल नहीं है, आगे शामिल होने जा रहे हैं, नहीं जा रहे? ऑपोजिशन ये उम्मीद करती है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा टिल्ट ऑपोजिशन की तरफ हो जाए, हुकूमत को आप बगैर मशरूत आप इस वक्त सपोर्ट दिए हुए हैं, तो ये आप लोग का बड़ा बुनियादी किरदार होगा अगर इस हुकूमत ने लंबा चलना है तो। देखिए हमारा किरदार तो इस बात की निशानदेही है कि हमने पिछले हुकूमत PDM के साथ हम हुकूमत में इत्यादी थे, और इस साल इस मरतबा जब इलेक्शन हुआ तो हमने सबसे बड़ी पार्टी देख के उन्हीं को ऑफ़र किया और गैर मशरूत किया, जो कि PTI ने रिफ्यूज़ किया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या रहता था, क्योंकि हम खुद तो बना नहीं सकते 74-75 सीटों पे, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन ये रहता था कि हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं। अगर हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट ना करते, PTI ने इनकार किया, तो ये असम्बली, ये हुकूमत कायम हो सकती थी, खड़ी हो सकती थी? अर्गिज़ नहीं। तो हमने उस लिहाज से। अच्छा, अब सवाल ये बार बार आता है कि आप हुकूमत में क्यों शामिल नहीं होते हो? तो भाई पिछले 16 महीने की जो हुकूमत हमने चलाई थी उसमें हमने एक दूसरे की वजारतों पर एतराज़ किया, बिल्कुल किया है। मैंने असम्बली में खड़े होकर किए, हमारे साथियों ने किया है, मुस्लिम लीग नून वालों ने भी किया है।
तो इस मरतबा हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया कि इस मरतबा उनको फुल फ्लेज इख्तियार दिया जाए ताकि वो अच्छे की भी जिम्मेदार, बुरे की भी जिम्मेदार हो। वो अपनी पॉलिसी बनाए, एडवाइजर बनाए, जिसको मर्जी है मुशीर वजीर बना दे, ताकि तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो जिम्मेदार हो। तो हमने क्या बुरा किया है? अब यहाँ पे कुछ पीटीआई के दोस्त या दूसरे कहते हैं कि नहीं जी ये पीपल्स पार्टी देख रही कि क्या हो रहा है। भाई हम देख रहे क्या हो रहा है, मतलब हम देख के तो हम यकीनन फैसला करेंगे, और हालात तो एक जैसा नहीं रहते, लेकिन आपकी तरफ ना आप आ रहे हो ना आइंदा हम आएंगे, तो उसके बाद फिर हमारे पास क्या चारा है? कोई छोटी पार्टी तो हुकूमत नहीं बना सकती जिनका हम साथ दे। तो सवाल ये है कि हमने जमहूरियत को बचाने के लिए, हमने इस हुकूमत को चलाने के लिए कि हाँ, लेकिन ये बात भी जरूर है जी कि इस तरह हांके बंद करके हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, अभी जैसे सनजकारी के हवाले से बाकायदा पार्टी ने 3 रहनुमाओं की कमेटी बनाई है कि वो हुकूमत के साथ बात करे। इस तरह जो माजी में होने पोने में जो अदारे बेचे वो ना बेचे, मुलाजमीन का क्या बनेगा, जो बेरोजगार होंगे। ठीक है, ये नजरियाती इख्तिलाफ बिल्कुल आप लोगों का रिकॉर्ड पे मौजूद है, खासतौर पर निजकारी को लेकर। ठीक है मंतूखल साहब, पॉइंट आपका आगे। जरा शौकत यूसुफजई साहब, ये इस नजरियाती इख्तिलाफ से जरा कोई उम्मीद है अपोजिशन को, पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान अगर कोई मामला इस तरह का इख्तिलाफी सामने आता है तो वो आपके लिए हौसला अफजा हो सकता है? मियाँ साहब का जो बयानिया इस वक्त आ रहा है सामने, वो थोड़ा सख्ती की तरफ जा रहा है, तो उससे भी आपको उम्मीद है कि आगे इस हुकूमत के मामला कुछ खराब हो सकते हैं, तो आपके लिए कोई राह निकल सकती है? देखिए, हमें इसकी परवाह नहीं है कि इनके दरमियान कोई इख्तिलाफ हो या ना हो। ऑलरेडी जो मुल्क के हालात का जायजा अगर आप लें तो आवाम तो परेशान है ना। देखिए, हम तो अल्टीमेटली सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, हुकूमत कैसे हासिल की जा सकती है? इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे ना। तो इलेक्शन में अगर ये कारकर्दगी इस हुकूमत की रही तो ऑटोमेटिकली या तो पीपल्स पार्टी खुद ही हट जाएगी जब समझेगी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली गई है मुस्लिम लीग, तो ये तो चले जाएंगे। लेकिन ये कि आवाम तो देखें, आवाम तो देख रही है ना कि इनकी सपोर्ट से वो गवर्नमेंट चल रही है। यूसुफ साहब, कल मुल्तान के अवाम ने जो फैसला सुनाया है वो तो आपके हक में नहीं रहा, वो तो पीपल्स पार्टी के हक में रहा है। 35,000 की इस वक्त तो गवर्नमेंट भी है, और वो जो एक देखें कुछ हल्के ऐसे होते हैं ना जो वो पार्टियों के भी हैं और शख्सियात के भी होते हैं, ये आपको पता है। मेजॉरिटी तो चेंज हो गया है, लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं जो अभी भी शख्सियात का गलबा जो है वो मौजूद रहता है। तो फिर दूसरी बात ये कि आपको भी इल्म है कि हमारे साथ तो वैसे भी किसी की लगती नहीं है, तो हम तो उस हवाले से नहीं कह सकते। और जो जीता बस ठीक है, जीत गया उन्होंने। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट इस वक्त चल रही है उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं आगे जाके, और इन मुश्किलात में क्या पीपल्स पार्टी उनका साथ दे सकेगी या नहीं दे सकेगी। देखिए, मुश्किल फैसले तो ऐसा ऐसा करते जा रहे हैं, एक के बाद एक मुश्किल उबूर कर रहे हैं। अभी IMF के साथ प्रोग्राम, अब उसकी नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है, सऊदी अरब के साथ इन्वेस्टमेंट की बात हो चुकी है, और ममालिक को इंगेज SIFC के थ्रू किया जा रहा है। तो बहुत से ऐसे इकदाम हैं जो ये हुकूमत अब आगे लेकर चलने लगी है। तो ये मुश्किल वक्त तो ऐसा लग रहा है कि उस हुकूमत का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने की तरफ जा रहा है। देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है ना, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके जो इन्वेस्टमेंट के जो समरात है, ठीक है, मुल्क के लिए बड़ा फायदा है, लेकिन आवाम को जो समरात पहुंचेंगे उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और जो बाकी जो हम कर्जा ले रहे हैं, उस कर्जे के जो असरात है वो फौरी पड़ेंगे। बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, और बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जो नए शराइत हैं वो आपने भी देखे होंगे, कुछ हमारे मीडिया के जरिए हमें भी पहुंचे हैं। तो वो शराइत ठीक है, इन्होंने कर लिया, इनके पास तो ऑप्शन भी नहीं है ना। अगर इन्होंने हुकूमत करनी है, चलानी है, तो IMF की शराइत तो इन्होंने मानने होंगे। लेकिन ये कि आवाम को ये क्या रिलीफ देंगे, इसी से खौफजदा है नवाज शरीफ कि उसकी तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए एक तो वो सदारत लेना चाहते हैं इनसे, और दूसरी ये कि वो अपने आप को तैयारी में रख रहे हैं कि अगर सपोज आवाम अगर नाराज रहती है और आवाम खुश नहीं है, तो वो फिर वो जो बयानियां बना रहे हैं वो किस हद तक उसको पजराई मिल सकती है। लेकिन मेरा इसलिए ख्याल नहीं है कि देखें, PTI की मौजूदगी में उनके जो बयानियां है वो इतना मौसर साबित नहीं हो सकता, क्योंकि अवाम जो है ना इस वक्त सिर्फ PTI की तरफ देख रही है, वो इमरान खान की तरफ देख रही है, गो कि वो जेल में है।
लेकिन ओवरऑल मैं आप बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक मुल्तान की सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ये जो सूरत हाल है अवाम इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इनसे ठीक है। चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन किसी एक नुक्ते पर बैठ पाते हैं नहीं बैठ पाते। बहुत बहुत शुक्रिया रईस साहब, राना मुबशर साहब, कादिर मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और हम मौजू पर दीगर मेहमानों के साथ गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। और मियां नवाज शरीफ का जो नया बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने 2013 का भी हवाला दिया कि वो उस वक्त की अपोजिशन जमात के पास गए थे, उनके बानी चेयरमैन के पास गए थे हुकूमत बनाने के बाद, और ज़ाहिर उसके बाद जो कुछ हुआ, फिर धरना और क्या हालात रहे वो सबके सामने। तो एक ऐसी इंटेंशन महसूस हो रही है कि शायद मुस्लिम लीग नून एज़ जमात भी और फिर एज़ हुकूमती सबसे बड़ी जमात भी अपोजिशन को इंगेज करने का एक बार फिर इरादा रखती है, लेकिन जब तक सामने से पॉजिटिव जवाब नहीं आएगा तो मामला किस तरह से आगे बढ़ सकेंगे। तो दरअसल इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमती जमात के तौर पर पॉलिसी है क्या, इंटेंशन है क्या, और मियां नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है, चूँकि अमली तौर पर तो वो इस हुकूमत का पार्ट नहीं है। तो ज़रा गुफ्तगू करते हैं। जनरल टाइट अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जहाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, उस वर्किंग कमेटी मेंबर भी हैं, तो हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब मियां साहब 2013 का जो रेफरेंस दे रहे हैं वो आज के हालात के तनाजुर में वो बात कर रहे हैं कि आज भी अपोजिशन से हुकूमत बात करना चाहती है और अपोजिशन तैयार नहीं है। मकसद और उनका मतलब क्या था इस माजी के रेफरेंस का? देखिए, मैं आपको ये सही बात बताऊं कि क्रक्सेस के मुस्लिम लीग नून की क़यादत, स्पेशली मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, इनका मुद्दा यही है, और ऑनेस्टली ये सच्ची बात है कि आइन की पासदारी हो और जमहूरियत पनपे मुल्क के अंदर और मुल्क आगे करे, तरक्की करे। तो इसलिए जब वो आए भी हैं अभी मुल्क से बाहर से, तो पहली तकरीर में उन्होंने यही कहा था कि सर जोड़ के बैठते हैं, आगे चलते हैं। तो अभी जब उन्होंने ये 15 तारीख को 18 तारीख को जो CWC की मीटिंग में मैं भी उधर मौजूद था, जैसे आपने कहा, तो उन्होंने भी अपने दिल के जख्मों को सामने लाने की कोशिश की कि कितना दुखी है उनका दिल के 150 पेशियां भुगती, हुकूमत से हटा दिया, सदारत से हटा दिया, बट इवन देन वो साथ रेफरेंस ये दे रहे थे कि हमारे तो दरवाजे खुले होते हैं। और उन्होंने ये बात की कि मैं 2013 में इमरान खान साहब, उनका मोहतरम इमरान खान साहब के, वो तो ये चोर टाकू वाली बात करते हैं, उन्होंने कहा मोहतरम इमरान खान साहब के पास मैं गया। और इसके अलावा भी उन्होंने फिर कश्मीर की हुकूमत का बताया कि PPP की हुकूमत थी, और को हमें बताया गया कि नो कॉन्फिडेंस एनी टाइम हो सकता है, हमने कहा नो। इसी तरह फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि KP की हुकूमत हम बना सकते हैं, तो मियां साहब ने कहा नो, मेजॉरिटी पार्टी तहरीक इंसाफ की है, उन्हीं को बनाने दे। और एक और बात जो वो मिस कर गए वो ये थी कि जो गवर्नर था इसमें सिंध के अंदर, इस बाद वो MQM के थे और वहां हम अपना गवर्नर लगा सकते थे, हमारी हुकूमत थी। उन्होंने कहा नो, ये उखाड़ पिछाड़ जो है ये ठीक बात नहीं है। और उसके बाद मियां साहब ने ये भी रेफर नहीं किया कि जब इमरान खान साहब गिरे थे स्टेज से और उनको चोटें आई थी, हॉस्पिटल गए थे, तो मियां साहब उनको हॉस्पिटल में पूछने गए थे। हमारी दुश्मनी जाती तो है नहीं, इमरान खान साहब भी मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, बाकी पार्टियां भी मुहब्बे वतन है, उनको आप हकारत की निगाह से तो ना देखें। तो मेरे ख्याल में यही जज्बा है और हर मुहब्बे वतन का यही जज्बा। तो जनरल साहब, अब ये जो ऑपोजिशन के साथ अगर आपको ये एंगेजमेंट शो करनी है या बातचीत करनी है, तो उनकी तो अब ये डिमांड सामने आई है कि जो उनके गिरफ्तार कारकुनान हैं, जो लीडरान हैं, उनको रिहा किया जाए। ये मैंडेट पर वो सवाल उठा रहे हैं। तो अब मियां साहब ने जब अपनी 150 पेशियों का जिक्र किया, तो ज़ाहिर केसेस तो बनाती है पुलिस होती है हुकूमत के अंडर में, फैसला फिर अदालत ने करना होता है। तो मियां साहब क्या अपनी इस हुकूमत को भी ये ताकीद और हिदायत करते हैं कि ये पॉलिटिकल केसेस ना बनाए जाएं, या किसी एक शख्स पर एक की जगह 4-4, 5-5 केसेस ना बनाए जाएं, जिसकी चंद एक मिसालें इस माजी के 1-1.5 साल के अरसे में मौजूद हैं? या देखें, ये बात ठीक है और ये सच्ची बात है, और आई एश्योर यू कि मियां साहब के अगर दिल को खोल के आप देखें तो उनके ज़हन में यही होगा कि अगर हमारे साथ ज्यादती हुई है तो किसी के साथ ज्यादती ना हो, आउट ऑफ द वे किसी को पनिश बिल्कुल ना किया जाए। लेकिन ये जो केसेस तहरीक इंसाफ के खिलाफ है ना, ये नून की हुकूमत ने तो नहीं बनाए, और ना अभी पुलिस के बस में है या हुकूमत के बस में है कि वो उनको सजाएं दे या उनको छोड़े।
इमरान खान साहब तो खुद मुंह पे हाथ लगा के कहते होते थे ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, वापस है, ये करूंगा वो करूंगा। हम तो नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि हमें जेब ही नहीं देता कि आप ये जब 9 मई के बाद के जो बहुत सारे केसेस केसेस थे, वो जाहिर है कि उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उसमें इत्तेहादी जमातें भी शामिल थी, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट में भी बने हैं। या देखिए, पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर बने होंगे मुख्तलिफ केसेस, लेकिन वो उसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब का अपना जाती तल्लुक या मुस्लिम लीग नून का एक्सक्लूसिव ताल्लुक तो बिल्कुल नहीं था। और अभी भी हम ये चाहते हैं कि अदालतें हैं और अदालतों ने बहुत से फैसले उनके फेवर में दिए हैं, अभी ये चीजें भी उनके आगे पेश होंगी तो आई एम श्योर कि हमारी जलील उल कदर ओहदों पे बैठे हुए हमारे जजेस इंसाफ करेंगे और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो जहां तक केसेस का ताल्लुक है वो तो अदालतें उनको हैंडल करेंगी। जहां तक ताल्लुक है बाकी वर्किंग रिलेशनशिप का, वो उन्होंने कहा, आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि हम चल पे जाने को तैयार हैं। तो मेरा मतलब ये है कि देखिए, इमरान खान साहब के कद काठ में फर्क बिल्कुल नहीं आएगा कि अगर वो इस चीज को कहें कि ठीक है वर्किंग रिलेशन हो गया, हमारा अपना असूल है, हमारा मैनिफेस्टो है, हम बहुत सी चीजों पे तनकीद करेंगे, बेशक वो करें, लेकिन ये कहें कि हम इनसे नहीं बात करते, हम एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, और वो बात किसी लिहाज से भी लेकिन जब जाहिर है कि हुकूमत को दिल बड़ा करना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और पेशरफ्त इस सिलसिले में क्या हो रही है? टॉक शोज में बात हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बात हो रही है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी के वहाँ पर इजलास था, उससे खिताब में बात हो गई, लेकिन जो ऑफिशियली जिस तरह मामला को आगे बढ़ना है, क्या उन प्लेटफॉर्म्स पर भी बात हो रही है? क्या पार्टी टू पार्टी कोई रब्ता हो रहा है? या देखिए, मैं चूंकि खुद मैं इसका प्रीवी तो नहीं हूं, बट आई कैन अश्योर यू कि पार्टियां जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो हमेशा लोगों के साथ मेल मिलाप पे बिलीव करती हैं, गिव एंड टेक के ऊपर मुल्क के मफादात में मुल्क को आगे चलाने के लिए एक दफा कुर्बानियां देती हैं, आई एम श्योर सारियां। देखिए, पीपीपी ने तो अनाउंस किया कि हमने अप्रोच किया तहरीक इंसाफ को क्या है, एंड आई एम श्योर कि अगर हमारे जो एडवाइजर हैं सियासी, जो राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि हम आगे जाने को भी तैयार हैं, तो आई एम श्योर पॉसिबल भी एफर्ट्स जरूर हो रही होंगी, और अगर नहीं हो रही तो होनी चाहिए, और उनके साथ राब्ता करके उनको समझाया जाए कि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के लोग, हम लोग जब उधर होते हैं तो हम ये आते जाते रहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को एक गवर्नमेंट का एक पक्का हिस्सा होता है, उसके बगैर भी मुल्क नहीं चलता, उसकी इनपुट होती है। तो इसलिए आप उनकी बजाय सियासतदान सर जोड़ के बैठे और मुल्क को आगे चलाएं, और एस्टेब्लिशमेंट की भी ताकत अवाम है, पार्लियामेंट है, जुडिशियल सिस्टम है, और उनको भी हम मजबूत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।